देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर चर्चा में आज मेरा चौथा दिन है। आज हम आपके बीच दो प्रमुख विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला अर्थशास्त्र की विषय सामग्री और दूसरा अर्थशास्त्र की प्रकृति या स्वभाव, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का प्रत्यक्ष संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। आर्थिक क्रियाओं को अध्ययन करने के लिए अर्थशास्त्र को 5 भागों में बांटा गया है: उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व, जिसके माध्यम से हम अर्थशास्त्र के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। क्रियाएं 2 प्रकार की होती है: आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया क्या है? जिस किसी वस्तु या सेवा के लेन देन में, आदान प्रदान में किसी प्रकार से, या यूँ कहें कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यदि अर्थ का प्रयोग किया जाता है तो उसको हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। दूसरा गैर आर्थिक क्रिया क्या है? गैर आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसमें किसी भी वस्तु या सेवा के लेन देन, आदान प्रदान, अदला बदली में किसी भी प्रकार के किसी भी आर्थिक क्रिया का कोई स्वरूप नहीं दिखता हो, अर्थात अर्थ का लेन देन नहीं होता हो, तो हम उसे गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो जिन 5 भागों में बांटकर हम अर्थशास्त्र के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उनमें पहला क्या है? उत्पादन। उत्पादन से तात्पर्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति से है। व्यक्ति के जीवन में जितनी सारी आवश्यकताएं होती है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। किसी वस्तु की उपयोगिता के सृजन को ही उत्पादन कहते हैं। अर्थात जब हम किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन कर देते हैं तो वह उत्पादन कहलाता है। उत्पादन के अंतर्गत उत्पत्ति के साधनों, भूमि, श्रम, साहस तथा संगठन, इन सभी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इनके बिना आप उत्पादन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इन सभी की विशेषताओं एवं उसकी कार्य क्षमता, उत्पत्ति के नियम एवं उत्पत्ति के अन्य समस्याओं के समाधान करने के लिए उसका अध्ययन किया जाता है। दूसरा क्या है? दूसरा है उपभोग। उपभोग किसे कहते हैं हम लोग? मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु की उपयोगिता को नष्ट करना ही उपभोग कहलाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण चर्चा है। हम उपभोग किसको कहते हैं? वे समस्त वस्तुएं जो हमारी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, हम उसको उपभोग कहते हैं। अर्थात उपभोग के बाद उस वस्तु में कोई उपयोगिता नहीं बच जाती है, अर्थात वस्तु की उपयोगिता को नष्ट करना ही उपभोग कहलाता है। अर्थशास्त्र के विकास के प्रारंभिक चरण में उपभोग को विशेष महत्व नहीं दिया गया था, लेकिन बाद के दिनों में, या यूँ कहें कि वर्तमान समय में
उपभोग अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि उपभोग अर्थशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण विषय है और अर्थशास्त्र का आदि से लेकर अंत तक उपभोग है। तीसरा जो प्रमुख भाग है इसका वह है विनिमय। विनिमय के संदर्भ में प्रोफेसर जेवेंस ने कहा है कि कम उपयोगी वस्तुओं से अधिक उपयोगी वस्तुओं का आदान प्रदान या अदला बदली करना विनिमय कहलाती है। यह आवश्यक है कि वस्तु के आदान प्रदान के क्रम में या अदला बदली के क्रम में स्वतंत्रता पूर्वक अर्थात स्वेच्छा से आदान प्रदान होनी चाहिए। हम यह कह सकते हैं कि विनिमय करने के लिए यह आवश्यक है कि हम जब किसी वस्तु या सेवा का आदान प्रदान अदला बदली लेन देन करते हैं तो उसमें स्वतंत्रता पूर्वक होना और स्वेच्छा से होना आवश्यक है, तभी वह विनिमय कहलाएगा। विनिमय में मुख्य रूप से वस्तुओं के मूल्य निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण किस प्रकार होता है, इसका अध्ययन ही विनिमय कहलाता है। चौथा भाग है वितरण। उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के संयोग से वे तमाम साधन जिसके माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन होता है, अर्थात वस्तु के उत्पादन में उपयोग होने वाले तमाम साधन जो हैं वह उत्पत्ति के साधन कहलाते हैं। इसलिए उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के बीच बांटने की जो क्रिया है वह वितरण कहलाती है। वितरण के अंतर्गत कौन कौन से साधन हैं जिसको उसके कार्य के बदले पुरस्कार दिया जाता है, वह है लगान। किसको दिया जाता है? भूमि को। मजदूरी किसको दिया जाता है? श्रमिक को। ब्याज किसको दिया जाता है? पूंजीपति को। और लाभ किसको दिया जाता है? साहसी को। इन सभी संसाधनों को संग्रहित करके और उत्पादन के लिए जो रिस्क कवर करने की क्षमता रखता है वह कौन है? वह है उद्यमी, साहसी, जो इन तमाम संसाधनों को संगठित करके और उत्पादन के लिए उपयोग में लाता है। इसलिए हम उसको वितरण कहते हैं। और पांचवा जो हाल के दिनों में अर्थशास्त्र के विषय सामग्री से जोड़ा गया वह है राजस्व। वर्तमान समय में आर्थिक कार्यों में राज्य का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए अर्थशास्त्र में पांचवा विभाग के रूप में राजस्व को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत सरकार आय, व्यय, ऋण तथा वित्तीय प्रशासन, बजट आदि से संबंधित सिद्धांतों और समस्याओं का अध्ययन राजस्व के अंतर्गत किया जाता है। अब इसके दूसरे पार्ट जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है। अर्थशास्त्र की प्रकृति के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला है। इस बात को जानने के पहले यह जानना आवश्यक है कि विज्ञान किसे कहते हैं और कला किसे कहते हैं। विज्ञान किसी भी शास्त्र के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध ज्ञान, सिस्टमैटिक नॉलेज।
कहते हैं कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पाइनकेयर ने लिखा है कि विज्ञान तथ्यों से ठीक उसी प्रकार बनता है जिस प्रकार एक मकान पत्थरों से बनता है, परंतु तथ्यों को एकत्र करना मात्र उसी प्रकार विज्ञान नहीं हो सकता जिस प्रकार पत्थरों का ढेर मकान नहीं हो सकता। दोस्तों, विज्ञान कहलाने के लिए किसी भी शास्त्र को यदि हम विज्ञान मानते हैं तो उसके लिए 3 प्रमुख चीजों का होना आवश्यक है। पहला, उसका क्रमबद्ध अध्ययन। दूसरा, कारणों और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करता हो। और तीसरा, उस नियम का सार्वभौमिक होना, यूनिवर्सल लॉ। यदि ये 3 चीजें नहीं हैं तो आप किसी को विज्ञान नहीं कर सकते हैं। अर्थशास्त्र को विज्ञान कहलाने के लिए जिन शर्तों को पूरा करना चाहिए उन तमाम शर्तों को अर्थशास्त्र पूरा करता है, इसलिए अर्थशास्त्र को विज्ञान कहना उचित है। अब दूसरा पहलू है इसका कि कला क्या है, कला का अर्थ क्या है, कला किसको कहते हैं, कला है क्या। कला का अर्थ करने से है, हम जो करते हैं वह कला है। अर्थात किसी कार्य को करना ही कला कहलाता है। किसी कार्य को उत्तम एवं ठीक तरीके से करना कला कहलाता है। कला नियमों की वह प्रणाली है जो किसी दिए हुए उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होती है या सहायक हो। अर्थशास्त्र कला भी है। किस तरह से? यह जानने के लिए आपको यह समझना होगा कि कला भी है, ऐसा क्या है। अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को विज्ञान के साथ साथ कला भी मानते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला है, अथवा दोनों। तो विज्ञान को हम लोगों ने समझा, अब कला कैसे है इसको हम समझना चाहेंगे। कहते हैं कि इसका कारण यह है कि आर्थिक समस्याओं के अध्ययन एवं समाधान के लिए व्यवहारिक सलाह भी प्रदान करता है। कौन करता है? कला। अर्थशास्त्र कला भी इसलिए है क्योंकि यह विज्ञान के साथ साथ आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यवहारिक सलाह भी प्रदान करती है, जैसे मुद्रा, बैंकिंग, विनिमय दर का निर्धारण करना, भुगतान संतुलन आदि से संबंधित जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के समाधान में अर्थशास्त्र की बड़ी अहम भूमिका होती है। और अर्थशास्त्र के माध्यम से ही हम इन तमाम समस्याओं का समाधान करते हैं और उनको व्यवहारिक सलाह भी देते हैं कि क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। इसलिए अर्थशास्त्र को कला कहना उचित है। अब फिर 2 पक्ष इसके अंतर्गत आता है कि विज्ञान के 2 स्वरूप हैं। एक वास्तविक विज्ञान, पॉजिटिव साइंस, और दूसरा आदर्श विज्ञान, नॉर्मेटिव साइंस। वास्तविक विज्ञान क्या है? वास्तविक विज्ञान को इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि हम जिस वस्तु का निर्माण कर रहे हैं वह आकर्षक है कि नहीं, उसकी सुंदरता लोगों को लुभा सकेगी या नहीं। इस बात से वास्तविक विज्ञान को कोई मतलब नहीं होता है।
उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे हम सभी दवाइयाँ खरीदते हैं, दवाइयों के निर्माण में विज्ञान ने इस बात का कहीं ध्यान रखा है क्या कि यह खूबसूरत दिखता है कि नहीं, टैबलेट लोक लुभावना है या नहीं, स्वादिष्ट लगता है या नहीं। इन सब बातों से विज्ञान को दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता है। विज्ञान को सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैंने उक्त वस्तु का निर्माण किया है वह उस उद्देश्य की पूर्ति करने में सामर्थ्य है या नहीं है। इसलिए पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस, वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान को समझना आवश्यक है। आदर्श विज्ञान क्या है? आदर्श विज्ञान किसको कहेंगे हम लोग? कहते हैं कि आदर्श विज्ञान तथ्यों की केवल व्याख्या ही नहीं करता बल्कि उनकी अच्छाई बुराई के बारे में भी सुझाव देता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या अन्य किसी भी विषय पर आदर्श विज्ञान उसको आदर्श तरीके से करने के लिए प्रेरित करता है। अर्थात उपयुक्त तरीके से हम किसी कार्य को कैसे कर सकते हैं। वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान के बीच क्या अंतर है? वास्तविक विज्ञान का संबंध केवल वास्तविकता से है। वास्तविकता के अलावे वास्तविक विज्ञान का कोई संबंध नहीं है। अर्थात वास्तविक विज्ञान का संबंध वास्तविकता तक सीमित है। वह वस्तु स्थिति का अध्ययन करता है। इसलिए हम वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान के बीच के अंतर को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आदर्श विज्ञान यह बतलाता है कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए का अध्ययन भी करता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना था कि आदर्श विज्ञान यदि अर्थशास्त्र में से इसके आदर्श पहलू को निकाल दिया जाए, जैसे हम कह रहे हैं कि आदर्श विज्ञान है, तो अर्थशास्त्र से आदर्श विज्ञान के जो पहलू हैं उसको यदि निकाल दिया जाए तो अर्थशास्त्र बेजान हो जाएगी। वास्तव में जो भी आर्थिक सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं उसका उद्देश्य होता है मानव कल्याण में वृद्धि करना। अर्थात मानव कल्याण में वृद्धि ही आर्थिक सिद्धांतों के प्रतिपादन का उद्देश्य है। यदि इन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होती है तो हम उसको आर्थिक सिद्धांत के पैमाने पर नहीं रख सकते हैं। इसलिए इसका उद्देश्य है मानव के आर्थिक कल्याण में वृद्धि करना। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र अपने उद्देश्यों के प्रति तटस्थ नहीं रह सकता, स्थिर नहीं रह सकता। दुनिया के अन्य विज्ञानों की विषय वस्तु बेजान होती है, परंतु अर्थशास्त्र जीवित एवं विवेकशील मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन करता है। दूसरे विषय में ऐसे जीवंत और विवेकशील विषय वस्तु का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसलिए अन्य विषयों को या दुनिया के दूसरे विषय, अर्थशास्त्र के अलावे जितने सारे विषय हैं, उन सभी विषय में उसका जो विषय वस्तु है उसमें कोई विवेकशील और जीवित प्राणी नहीं है। लेकिन अर्थशास्त्र का जो विषय वस्तु है उसमें जीवित और विवेकशील प्राणी का अध्ययन किया जाता है। इसलिए अर्थशास्त्र में आर्थिक घटनाओं का ही नहीं बल्कि दया, प्रेम, भावुकता आदि का भी प्रभाव पड़ता है। इसके अंतर्गत आदर्श विज्ञान के अंतर्गत, अर्थशास्त्र के अंतर्गत, मानव के अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख
वैचारिक और भावनात्मक पहलू हैं, उन पहलुओं से भी अर्थशास्त्र का या आदर्श विज्ञान का बहुत ही गहरा संबंध है। इसलिए कहते हैं कि दया, प्रेम, भावुकता आदि पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र न केवल वास्तविक विज्ञान बल्कि आदर्श विज्ञान भी है। इस तरह यह माना जा सकता है कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री और अर्थशास्त्र का स्वभाव या प्रकृति इन प्रमुख बिंदुओं पर निर्भर करता है और यही प्रमुख बिंदु संपूर्ण अर्थव्यवस्था के, संपूर्ण अर्थशास्त्र के आर्थिक क्रियाओं का आधार माना जाता है। अगले क्लास में हम सभी अर्थव्यवस्था के प्रकार, दुनिया के दूसरे देशों में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, भारत के अंदर कैसी अर्थव्यवस्था है और अलग अलग देशों के अर्थव्यवस्था के कार्य प्रणाली का, भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण लेकर आएंगे। यदि आपको पसंद आए वीडियो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।